गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं तारेंद्र बेले, शिखर एकेडमी इंदौर में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पटवारी के साथ साथ व्यापम के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर का पूरा कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और ज़ीरो से लेकर बिल्कुल हीरो तक आपको कंप्यूटर पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। और इसी में मेन इस कोर्स को पटवारी के लिए लॉन्च किया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स जो है वो आपको पटवारी के साथ साथ एमपीएसआई में भी मददगार होगा, एमपीएसआई में भी मददगार होगा, एमपी फॉरेस्ट में भी मददगार होगा, कांस्टेबल, जेएलएसआई में भी आपको मददगार होगा। और साथ ही साथ सब इंजीनियर के जो फॉर्म आए हुए हैं मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा, पीईबी के द्वारा जो सब इंजीनियर के जो फॉर्म आए हैं उसमें भी कंप्यूटर एक बहुत बड़ा सेक्शन है। और मैंने कोशिश करी है कि ये सारे जो आयाम हैं वो हमारे लेक्चर, कंप्यूटर के जितने भी लेक्चर है, ये सारे आयामों को वो कंप्लीट करे। तो सब इंजीनियर वाले स्टूडेंटों को भी घबराने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट क्लास आज हमारी शायद तीसरी क्लास है, और तीसरी क्लास से पहले अगर हम लोग दूसरी क्लास को रिकॉल करें तो दूसरी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था आप लोग बताइए थोड़ा। तो हम लोगों ने देखा था कि सॉरी मेरी थोड़ी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे कंप्यूटर का उद्भव हुआ। और आज की क्लास में जो है हम लोग जानने वाले हैं कि कंप्यूटर का वर्गीकरण, कि कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, किन किन आधारों पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर के आधार पर, आकार के आधार पर, कार्य क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। मैंने लास्ट क्लास में भी इसका डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया था कि किस किस आधार पर कैसे कैसे कंप्यूटर को बांटा गया है, लेकिन हम लोग आज की क्लास की शुरुआत भी वहीं से करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को इससे पहले वाली क्लास देखना होगा, जिसमें क्लास का जो है कंप्यूटर का जो विकास है, कंप्यूटर का उद्भव कैसे कैसे हुआ, कैसे एक रूम के बराबर कंप्यूटर, एक कैसे गणक यंत्र, एक अबेकस से कैसे एक गणना यंत्र से एक कंप्यूटर का आगे चलकर विकास होते होते कंप्यूटर का निर्माण हुआ। और जब एक गणना के रूप में कंप्यूटर का निर्माण किया गया तो कैसे मार्क 1 कंप्यूटर जो एक रूम के बराबर हुआ करता था वो कैसे आपके हाथों में पहुंच गया, एक पर्सनल कंप्यूटर के रूप में पहुंच गया। ये सारी चीज़, ये सारा विकास क्रम हमने अपनी क्लास में देखा। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो ये स्लाइड मैं आपको लास्ट क्लास में भी समझा चुका था कि हम लोगों ने कंप्यूटर का जो है वो वर्गीकरण वो 3 आधारों पर किया है। कौन कौन से ये 3 आधार है सर? तो ये 3 आधार जो हमारे हैं जो ये 3 आधार हमारे हैं, वो पहला आधार है कि हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर हम लोगों ने कंप्यूटर को बांटा, कार्य करने की पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को बांटा, और इसके बाद जो हमने बांटा वो है आकार और कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर को भी हमने अलग अलग भागों में बांट दिया। तो ठीक है क्या सर, हम इनको सबको अलग अलग पढ़ने वाले हैं? तो बिल्कुल, हम इनको सभी को अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे कि हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया। तो हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर को, ये 2 सेकंड, इसको हम लोग थोड़ा साइड में कर देते हैं, ठीक है, नीचे हो गया ये, ठीक। तो कंप्यूटर को हार्डवेयर के आधार पर जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर या दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर और 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर में इसको बांटा गया। इसके बाद भी 5वीं पीढ़ी के बाद भी कोई जनरेशन है क्या सर? तो हाँ, हम लोग इन 5 पीढ़ियों के बाद एक जनरेशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सर ये सब क्या होता है? तो जब नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हम लोग पढ़ेंगे, आने वाली जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर्स आएंगे, किन किन कंप्यूटर्स की उत्पत्ति, उनके विकास के लिए काम हो रहा है, इन सब टॉपिकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम लोगों को देखना है कि हार्डवेयर के आधार पर जो कंप्यूटर है उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो आज हम इन 5 भागों के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर के बारे में, या इंग्लिश में मैं कहूँ तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और 5th जनरेशन कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले इनको भी थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन से हैं? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सर क्या हम इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं? तो बिल्कुल,
हम इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। 4 भागों में कौन कौन से हैं सर ये 4 भाग, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं सर। तो हाँ, हम इन सभी कंप्यूटर के जितने भी टाइप्स हैं, इन सभी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कभी फिर दिक्कत नहीं जाएगी कि कंप्यूटर का कौन सा टाइप किस आधार पर डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहला वाला हम लोगों को जो पढ़ना है वो हार्डवेयर के आधार पर, जो हम लोग आज की क्लास में डिस्क्राइब करने वाले हैं। अब हार्डवेयर के आधार पर कैसे डिस्क्राइब कर दिया सर आपने, कैसे वर्गीकरण कर दिया कंप्यूटर का, तो हार्डवेयर मैंने आपको बताया ही था फर्स्ट क्लास में। हम लोगों ने वो किया था कि हार्डवेयर क्या होते हैं। मैंने बताया था कि कंप्यूटर के वो सभी भाग जिन्हें हम छू कर महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर होते हैं। तो ऐसे ही इन्हीं हार्डवेयरों के आधार पर हम लोगों ने कंप्यूटर को 5 भागों में बांटा। और सर इसमें हम लोगों को देखना यही है कि कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर में कौन से हार्डवेयर इस्तेमाल किया जाता था। इससे पहले हम लोग यहाँ पर 2 सेकंड हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग किन किन आयामों पर बात करने वाले हैं सर। तो हम लोग आयाम, अब हम लोग कंप्यूटर तो देख रहे हैं, कौन से कंप्यूटर हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटरों को जो वर्गीकरण है। इसमें हम लोग फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमारे आयाम क्या क्या होंगे, किन किन आयामों पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, तो पहला आयाम जो होगा वो क्या होगा कि किसका इस्तेमाल किया जाता है, किन कंप्यूटरों के निर्माण में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। निर्माण में इस्तेमाल चीज़ें, निर्माण में प्रयोग चीजें, निर्माण में प्रयोग चीजें, ठीक है, निर्माण में प्रयोग चीजें, ठीक है। इसके बाद दूसरा सर क्या, तो दूसरा हम लोग देखेंगे कि भाषाएं कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती है इस जनरेशन के कंप्यूटर में। भाषा, कौन कौन सी भाषा इसमें इस्तेमाल की जाती है। स्टोरेज क्षमता के बारे में बात करेंगे या संग्रहण क्षमता के बारे में बात करेंगे। संग्रहण क्षमता के बारे में बात करेंगे। गति या स्पीड के बारे में बात करेंगे, कौन से कंप्यूटर की स्पीड कितनी है इसके बारे में बात करेंगे, स्पीड के बारे में बात करेंगे। इसके बाद किस टॉपिक पे बात करेंगे सर, तो हम लोग गति हो गई, संग्रहण क्षमता हो गई, हाँ आकार के बारे में बात करेंगे कि कौन से कंप्यूटर का आकार कैसा है। इन सभी आयामों के आधार पर हम लोग इस सभी टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आयाम समझ आए होंगे। और आगे की स्लाइड में हम लोग यही देखेंगे कि हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्लाइड देख रहे हैं, तो स्लाइड में लिखा ही हुआ है कि हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया। मैंने बता चुका हूँ आपको 5 भागों में बांटा गया। उसमें से जो पहला भाग है, कौन सा भाग, पहला भाग, ठीक है। प्रथम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर या प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर या पहली पीढ़ी कंप्यूटर। टाइम पीरियड आप याद रखना चाहे तो रख लें, लेकिन एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि 1942 के समय से 1955 का जो समय था वो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटरों का समय था। और इस समय पे जितने भी कंप्यूटरों का विकास हुआ वो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर ही कहलाते हैं। तो याद रखना चाहे तो आप रख सकते हैं, और अन्यथा अगर आप कम पढ़ने के वो है इच्छुक है तो आप ये सब याद ना रखें। जो याद करने वाली चीज़ें हैं मैं स्टार उस पर लगा दूंगा, आपको वो चीज़ याद ही रखनी है, ठीक है। तो मैंने बताया ही जैसे कि आयाम, निर्माण। अब इन कंप्यूटरों के निर्माण में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था, तो इन कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी कंप्यूटरों के निर्माण में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये निर्वात ट्यूब। अब आप बोलोगे सर क्या इसको भी हम लोग छोड़ सकते हैं, जैसे हम लोगों ने सन छोड़ दिया कि 1942 से 55 तक का टाइम हम नहीं याद करते, तो बिल्कुल नहीं, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। इसको आपको, मैं देख लो आप, मैं इतने सारे स्टार लगा रहा हूँ, मतलब इसकी कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी,
कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी, इसी वजह से मैं इतने सारे स्टार लगा रहा हूं। ठीक है, तो समझो कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो निर्वात ट्यूबों का इस्तेमाल करके इनका निर्माण किया गया। इन्हीं को वॉल्व भी कहा जाता है, ये भी याद रख लेना। या तो ऑप्शन में आपको वॉल्व मिलेगा या निर्वात ट्यूब मिलेगा। अब सर ये कैसे दिखते हैं निर्वात ट्यूब, तो सर्किट के रूप में देखो, जितने भी कंप्यूटर है, आप आज के अगर कंप्यूटर देखो तो आपको कुछ ना कुछ, अगर आप खोल के देखेंगे तो मदरबोर्ड में इतना सारा सर्किट आप लोगों को मिलेंगे, वो बहुत छोटा रूप है। पहले जो है वो सर्किट के रूप में ऐसे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, एक दूसरे को जोड़कर इतने सारे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करके कंप्यूटर का निर्माण किया जाता था और सर्किट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। तो वैक्यूम ट्यूब की फोटो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि आप ऐसा याद रखना कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर जो है या पहली पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था या निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा, इसे वॉल्व भी कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैंने इतने सारे स्टार लगाए हैं, इसका मतलब यह है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद मैंने बोला ही था कि भाषाओं का सॉफ्टवेयर में कौन सी भाषा इस्तेमाल, आयाम में हम लोगों ने बात ही करी थी कि हम लोग भाषा पर भी बात करेंगे। तो इसमें जो मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। जब हम लोग इनको एक दूसरे से कंपेयर करेंगे ना, तब एकदम कहानी हम लोगों की क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर मशीनी भाषा या मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था, और दूसरी जो भाषा थी वो निम्न स्तरीय, जितनी भी निम्न स्तरीय भाषाएं हैं उन सभी का इस्तेमाल प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था। काय में प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर या पहली पीढ़ी कंप्यूटरों में क्या इस्तेमाल किया जाता था, एक तो मशीन लैंग्वेज और दूसरी जो चीजें हैं वो निम्न स्तरीय भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता था। इस स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट है सर, जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर स्टार लग चुका है, चिपक चुका है स्टार। तो क्या याद रखना है, पहली चीज निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था निर्माण में, और दूसरी चीज जो है वो मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था सॉफ्टवेयर के को तैयार करने में या सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में। ठीक है सर, इसके बाद फिर सर ये सब क्या है, ये आप कुछ लेकर आए हैं फोटो, इतनी प्यारी प्यारी फोटोज आप लेकर आए हैं, तो जरूर इनका कुछ महत्व होगा, इसीलिए आपने स्लाइड में डाली है। तो बिल्कुल इनका बहुत ज्यादा महत्व है, इसीलिए मैंने इनको स्लाइड में डाली है। तो भंडारण क्षमता, भंडारण क्षमता मतलब संग्रहण क्षमता, संग्रहण क्षमता मतलब स्टोरेज, कि कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था। तो उस समय पर जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटरों में स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था, और जो दूसरी चीज है वो है पेपर टेप का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, नाम आप लोगों को याद रखना है, किसका इस्तेमाल किया जाता था, तो पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था, और जो दूसरी चीज है वो है पेपर टेप। अब सर ये कैसे, तो समझिए आप, आज आप लोगों को कुछ स्टोर करना है, आप हार्ड डिस्क खरीद लेते हैं। आज आप लोगों को वो करना है, स्टोर करना है, तो आप पेन ड्राइव, एक तरीके से पेन ड्राइव। तो उस समय पर, उस समय के जो कंप्यूटर है उनमें स्टोरेज करने के लिए इसको बोलते हैं पंच कार्ड, पंच कार्ड और यह है पेपर टेप। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, मैं डार्क पेन ले लेता हूं। हाँ, पेपर टेप। ठीक है, तो ये उस समय के स्टोर के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। क्या क्या, पेपर टेप और पंच कार्ड, आपको बस याद रखना है। बाकी आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा कि पेपर टेप क्या होता है, कैसा होता है, कैसे बनता है, कैसे ये काम करता है, कैसे स्टोर करता है, कभी नहीं पूछेगा। बस आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इतना ही पूछा जाएगा कि बताइए प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें संग्रहण क्षमता के लिए या स्टोर करने के लिए किस टाइप के डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता था, या किस टाइप के संग्रहण क्षमता वाले यंत्र का इस्तेमाल किया जाता था। तो आप बस याद रखिए पंच कार्ड और पेपर टेप, ये इतना सा फैक्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे गति के बारे में। तो इस समय के कंप्यूटर की जो गति थी वो बहुत कम हुआ करती थी, बहुत धीरे प्रोसेस करते थे, इसीलिए इनकी गति को मापा जाता था मिली सेकेंड में, मिली सेकेंड में मिली सेकेंड में। यहाँ पर घात नहीं लगी, 10 की घात -3 है तो मिली सेकेंड में मापा जाता था। जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनकी स्पीड को मिली सेकेंड में। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो मतलब अगर कुछ आप लोगों ने काम दिया, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर को कुछ काम दिया तो वो कंप्यूटर 10 की घात -3 मतलब 1 सेकेंड का, ऐसे देखो
ये थोड़ा समझ लो आप, ताकि मुझे, क्योंकि हर स्लाइड में ये चीज़ आने वाली है तो बार बार आपको समझाऊं नहीं, आप समझ जाए। गति को कैसे नापा जाता है? तो कार्य करने की क्षमता होती है, एक तरीके से कंप्यूटर जितनी ज़्यादा फास्ट काम करेगा आप लोगों के लिए वही उसकी गति होती है। तो अगर मान लो आप लोगों ने कंप्यूटर को एक कोई भी काम दिया, ठीक है, अगर उसकी गति, आप कह रहे हैं कि उसकी गति जो है वो मिली सेकंड में है, मिली सेकंड का मतलब होता है 1 मिली सेकंड बराबर 10 की घात 3, ठीक है, इसको मिली सेकंड को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 10 की घात -3 इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1000, ठीक है। तो इसको अगर डिस्क्राइब आप लोगों को करना है तो इसको सिंपल की भाषाओं में आप बोल सकते हैं कि सर ये जो कंप्यूटर है एक काम को करने में 1 सेकंड का जो 1000वां हिस्सा है, जो 1 सेकंड है उसको 1000 अलग अलग टुकड़ों में आप बांट दो, और उस 1000 टुकड़ों में से जो टुकड़ा आएगा या उसका जो एक पार्ट आएगा, उस पार्ट में किसी भी एक काम को यह कंप्यूटर कर सकता है। तो आपको इसकी स्पीड याद रखना है। क्या इसकी स्पीड है? तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर या पहली पीढ़ी कंप्यूटर की स्पीड जो है वो मिली सेकंड में है। 1 सेकंड का 1000वें हिस्से में ये किसी भी एक काम को कर सकता है, ये इस कंप्यूटर की स्पीड है। उसके बाद आकार की बात अगर हम लोग करें तो आकार में बहुत बड़े होते थे, मैंने आप लोगों को बताया ही है कि मार्क 1 मैंने आप लोगों को दिखाया, ENIAC दिखाया, यूनिवेक दिखाया, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर, एक रूम के बराबर कंप्यूटर। तो ये आकार में बहुत ज़्यादा बड़े, बहुत ज़्यादा बल्कि, बहुत ज़्यादा अधिक ऊर्जा का खपत करने वाले, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें डिवाइसेस लगे रहते थे, इतना बड़ा सर्किट रहता था, तो ऊर्जा या इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा खपत ये करते थे, और बहुत ज़्यादा अधिक ऊर्जा का खपत करने वाला। और पेपर टेप की भंडारण क्षमता बहुत कम होती थी। गति मैंने आप लोगों को बताई कि गति इनकी मंद होती थी, ठीक है, गति कम है क्योंकि मिली सेकंड में गति है, तो बहुत कम गति है कंप्यूटर के हिसाब से, और बड़े होते हैं आकार में, अधिक ऊर्जा खपत करने वाले होते हैं, और स्टोरेज क्षमता भी इनकी कम है, क्योंकि स्टोरेज क्षमता के लिए पेपर टेप और किसका इस्तेमाल किया जाता है? पेपर टेप के साथ साथ पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उपयोग कहाँ किया जाता था उस समय पर? किस समय पर सर? तो 1942 से 55 के समय पर, ठीक है, 1942 से 55 के समय पर कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता था सर? तो हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता था। तो एक तो वैज्ञानिक अनुसंधान में इनका उपयोग करते थे, और सैन्य कार्यों में। बस पर्सनल कोई आदमी अगर कुछ कंप्यूटर का यूज़ करना चाहता है तो वो इतना बड़ा कंप्यूटर बना ही नहीं सकता, वो खरीद भी नहीं सकता, क्योंकि एक रूम बराबर कंप्यूटर कुछ काम करने के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हर इंसान के पास पहुंच जाए। तो बिल्कुल देश में जो अनुसंधान कार्य है और साथ ही सैन्य सुरक्षाओं में इनका इस्तेमाल किया जाता था। 1942-1955 के बीच में गलती होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती थी, क्योंकि इतने बड़े सर्किट होते थे तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिस्टेक हो जाती थी और गलती होने की संभावना बहुत अधिक होती थी। इनका संचालन भी खर्चीला, मैंने आप लोगों को बताया ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊर्जा की खपत ये करते थे, इस वजह से इनका संचालन भी बहुत महंगा होता था। उदाहरण के रूप में देख लो आप, कौन कौन से उदाहरण है सर? तो मैंने आप लोगों को बताया ही, मार्क 1 IBM के द्वारा जो बनाया गया मार्क 1, ENIAC इसके उदाहरण है, और यूनिवेक इसका उदाहरण है। तो ये सभी जो कंप्यूटर हम लोगों ने विकास क्रम, इससे पहली वाली क्लास में जब हम लोगों ने विकास देखा उस समय पे हम लोगों ने मार्क 1 भी देखा, यूनिवेक देखा, ENIAC देखा। तो ये सभी जो कंप्यूटर थे उस समय के, ये इनको हम लोगों ने वर्गीकृत करके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में डाल दिया, या इनकी जो क्लासिफिकेशन है या इनके जो भी इनके जो गुण हैं वो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के गुण के साथ मिलते हैं, इस वजह से इनको यहाँ उदाहरण में हम लोगों ने डाल दिया। तो क्या सर यूनिवेक ENIAC और मार्क 1 में भी पेपर टेप और पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था? तो बिल्कुल सही, पेपर ट्यूब और पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। और सर क्या वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था? तो हाँ, इनके भी निर्माण में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। इनकी भी स्टोरेज क्षमता कम थी, बिल्कुल इनकी भी स्टोरेज क्षमता कम थी। और क्या चीज़ें हैं? और इनकी भी स्पीड कम थी क्या सर? तो हाँ, तो इनकी भी स्पीड हम लोगों की कम थी। अब इस जनरेशन के बाद हुआ क्या? इस जनरेशन के अंत तक, कब तक का समय था इनका जो भी डिस्क्राइब किया गया है उसके हिसाब से 1942 से 1955 तक का जो समय था वो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समय था। और इसके अंत में 1955 के आसपास, मतलब 1952 में
1952 में क्या हुआ, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्रेस हॉपर, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्रेस हॉपर। उन्होंने असेंबल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार कर दिया, जिसके कारण जो बड़े बड़े जो प्रोग्राम थे उनको लिखने में कुछ आसानी हुई। ये मान के चलिए कि आप, इन्होंने कुछ ऐसा आविष्कार कर दिया कि एक बुक के बराबर जो प्रोग्राम है, एक बड़ी बुक को एक पन्ने में समेट दिया, या जो बड़े बड़े प्रोग्राम हैं उनको एक आसान भाषा में एक नई लैंग्वेज का आविष्कार किया, जिससे उन प्रोग्रामों को आसान भाषाओं में लिखने में मदद मिली। अब इससे क्या होगा, तो इससे जो हो जाएगा, इसी का इस्तेमाल करके सेकंड जनरेशन कंप्यूटर बनेंगे और उसमें जो भी सारे मॉडिफिकेशन होंगे, जो भी प्रथम जनरेशन कंप्यूटर से जो भी भिन्नताएं होगी, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। एक पॉइंट सर आपने छोड़ दिया, तो इसमें कुछ नहीं, वैक्यूम ट्यूब होता था, इसलिए बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती थी और उसके लिए हम लोगों को एसी वातावरण, मतलब वातानुकूलित वातावरण को रखना पड़ता था वहां पर, जहां पर भी कंप्यूटर होता था, जो कि बहुत ज्यादा खर्चीला होता था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में क्या है सर, तो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा हम लोगों का, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों का आ जाएगा द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हम लोगों का आ जाएगा। अब सर इसमें क्या डिफरेंस है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है, तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में आप उससे पहले मुझे बताएंगे कि प्रथम जनरेशन कंप्यूटर में क्या था। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का निर्माण जो था सर, वो वैक्यूम ट्यूबों के द्वारा या वैक्यूम ट्यूब के सर्किटों का इस्तेमाल करके उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो इसमें क्या डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पर जो है वो निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब की जगह पर, ठीक है, इसके स्थान पर अब असेंबल भाषा का आविष्कार हो चुका था 1952 में। उसके बाद जो है वो यहाँ देखेंगे हम लोग कि निर्वात ट्यूब के स्थान पर सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, किसका इस्तेमाल होने लगा, ट्रांजिस्टर का, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। सर अब ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या है, कैसे काम करता है, क्यों इसका इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीज़ें तो हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि स्टार लग चुके हैं इसके ऊपर, और स्टार लग गए इसका मतलब क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ चुकी है। क्या बढ़ चुकी है, क्या क्वेश्चन बनेगा सर, तो थोड़ा बताइए आपकी क्या क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन बनेगा कि बताइए सेकंड पीढ़ी या द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर में के निर्माणों के लिए किस प्रकार के हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता था, या उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था। तो निर्माण में आपको ऑप्शन में मिलेगा वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रो प्रोसेसर। अब इन चार ऑप्शन में आप लोगों को बताना होगा कि द्वितीय जनरेशन या दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था। अगर आप लोगों को याद होगा कि हाँ मुझे सर ने पढ़ाया था कि प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब और दूसरी पीढ़ी में जो है वो ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर अगर आप लोगों को याद होगा तो क्वेश्चन बन पाएगा, वरना दोस्त a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला यहाँ आप नहीं लगा पाओगे, रटा हुआ रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तुक्के मार कर आओगे, क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा। तो याद रखना है। अब सर ये ट्रांजिस्टर, चलो ठीक है आपने बता दिया कि इम्पोर्टेंट है, स्टार आपने लगाया, हमने भी स्टार लगा लिए और लिख लिया कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आने ही वाला है। तो सर कैसे दिखता है, तो ये दिखता है ट्रांजिस्टर, जो उतने बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब के रूप में जो सर्किट थे उसको एक छोटे फॉर्म में आविष्कार किया गया उसका, एक ट्रांजिस्टर का, और इस तरीके से उसको मॉडिफाई किया गया। सर किस चीज़ का काम करता है ये, तो एक तरीके से आप स्विच मान लीजिए, एक तरीके से स्विच या एम्पलीफायर का काम ये करता है। स्विच मतलब मैसेज को यहाँ से वहाँ पहुँचाना, एक जगह से इनपुट लेगा और दूसरी तरफ से आउटपुट देगा, ठीक है, इस तरीके का काम ये ट्रांजिस्टर करता है। आपके लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा आप ना जाने, आप बस इतना जाने कि दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया जाता है। कैसे दिखते हैं ट्रांजिस्टर, तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अब ट्रांजिस्टर के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है आप लोगों को, इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में याद रखना है, ठीक है, फैक्ट, ठीक है।
इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए को याद रखना है। क्या याद रखना है इंपॉर्टेंट फैक्ट? तो इस ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ सर? तो इस ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है वो 1947 में किसने किया? तो 3 लोग थे, उनके नाम आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद ही रखना है। जॉन बार्डेन, विलियम शाकले और वॉल्टर ब्रिटेन। किसका इस्तेमाल करके? हम लोग क्यों इसको सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें अर्धचालकों का इस्तेमाल किया गया। कौन से अर्धचालक वो थे? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 सेकंड दोस्त, पानी पी लूं मैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल करके क्या बना दिया गया? सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल करके सेमीकंडक्टर का निर्माण कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1947 में। 3 लोग जो थे वो इंपॉर्टेंट, जो 3 लोग इंपॉर्टेंट थे वो कौन थे? तो वो 3 लोग जो थे उनका नाम था विलियम शाकले, वॉल्टर ब्रिटेन और जॉन बार्डेन, विलियम शाकले और ब्रिटेन। कौन से ब्रिटेन? तो वॉल्टर ब्रिटेन। ये 3 नाम आपको याद रखना है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947, और इन 3 लोगों को नाम आपको याद रखना है किसके इस्तेमाल से? जर्मेनियम और सिलिकॉन के इस्तेमाल से ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया। ठीक है, निर्वात ट्यूब की जगह पर सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का उपयोग हो गया। अब क्या हुआ? अब जैसे ही सर्किट छोटे हो गए, वैक्यूम ट्यूब जो है वो एक ट्रांजिस्टर के रूप में परिवर्तित हो गया, तो क्या होगा? कंप्यूटर का आकार जो होगा वो अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग? फर्स्ट जनरेशन से कंपेयर कर रहे हैं। तो आकार में हल्के छोटे हो जाएंगे, कम विद्युत खपत करने वाले हो जाएंगे। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर में किन भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे? तो हम लोगों ने देखा था कि 1952 में असेंबल भाषा या उच्च स्तरीय भाषा का आविष्कार हो गया था। तो अब जो नए कंप्यूटर बनेंगे उसमें उच्च स्तरीय भाषा का इस्तेमाल या असेंबल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाने लगा। यहां तक आपको बात क्लियर है? आप लोग बताइए, क्या यहां तक आप लोगों को बात क्लियर है? इस स्लाइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर? तो जो इंपॉर्टेंट है सर ने स्टार लगा चुके हैं, उनके सामने फैक्ट लिख दिया है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांजिस्टर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ जो है वो कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। अगली स्लाइड में देखेंगे वही सारी चीज़ें। स्टोरेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या स्टोरेज के रूप में क्या यूज़ करते थे? तो पंच कार्ड और पेपर टेप हम लोग यूज़ करते थे सर। तो यहाँ पर क्या कुछ नया हो गया? तो यहाँ पर जो हो गया वो आप लोगों को मिल जाएगी मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया जाने लगा कंप्यूटर में। जो भंडारण या जो संग्रहण करने के लिए जो भी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाने लगा, उनमें जो 2 नाम नए ऐड हो गए वो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, या चुंबकीय टेप या चुंबकीय डिस्क। अब कैसे दिखते हैं सर? तो ये आपके सामने रही डिस्क, चुंबकीय डिस्क, और ये जो रही मैग्नेटिक टेप। अब इनको जो है वो भंडारण या स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, इसके बाद क्या है सर? इसके बाद गति के बारे में भी बात करने। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की गति क्या थी? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की गति थी मिलीसेकंड में। ठीक है, मिलीसेकंड में मतलब 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में वो कंप्यूटर कोई भी काम कर देता था। तो अब इसकी स्पीड क्या है सर? तो इसकी स्पीड आप लोगों को याद रखना है माइक्रो सेकंड, मतलब 10⁻⁻6। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 का मतलब 6 जीरो नीचे लग जाएंगे। 6 जीरो का मतलब इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। मतलब 1 सेकंड के जब 10 लाख हिस्से किए जाएंगे और उस 10 लाख हिस्से में से जो एक भाग होगा, उस भाग में ये कंप्यूटर एक काम कोई भी कर सकता था। कोई भी एक काम अगर उसको दिया जाए तो वो इस स्पीड से इस काम को करेगा। ये आपने इसकी स्पीड समझ ली। उसके बाद अब कहाँ उपयोग किया जाने लगा? तो बिजनेस या उद्योगों में इसका उपयोग किया जाने लगा।
और इसके अंत तक क्या हुआ, तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि 1952 में असेंबल भाषा का आविष्कार हो गया था, तो उसी प्रकार इसके अंत तक दो लैंग्वेजों का आविष्कार हो गया था, जिनका नाम है, एक का नाम आपको याद रखना है कोबॉल और फोर्ट्रॉन। ठीक है, इनके फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो कोबॉल का जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, क्या नाम है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और फोर्ट्रॉन का जो फुल फॉर्म है वो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, ये दो चीजें आप लोगों को याद रखना है। कई बार क्वेश्चन अब क्या पूछेगा, सर हमें नहीं समझ आ रहा कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि बताओ कोबोल क्या है, ऐसा लिख के आ जाएगा COBOL कोबोल। ठीक है, कोबोल क्या है। अब ऑप्शन में रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा कि कंप्यूटर की भाषा, ये ऑप्शन रहेगा, यही आपको लगाना है। और भी ऑप्शन रहेंगे, आप भाषा छोड़कर सब कुछ लगाओगे, मुझे इतना विश्वास है आपके ऊपर। लेकिन अगर मैंने एक बार आप लोगों को बता दी कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के समय पर जो भाषा थी वो कोबोल या कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। या कोबोल भाषा का आविष्कार किसने किया, ये भी आपसे पूछ सकता है, किसने किया, तो IBM ने किया। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या है, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये भी आपसे पूछ सकता है। इनका आविष्कार हो गया इस जनरेशन, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे इसके अंत तक। कब तक था इनका टाइम पीरियड, तो इनका टाइम पीरियड था 1955 से 64 तक। इस 55 से 64 के अंत तक क्या हो गया, दो नई लैंग्वेज का आविष्कार हो गया। किसने कर दिया, IBM के द्वारा कर दिया, कोबोल और फोर्ट्रॉन। तो इससे और क्या हुआ, और प्रोग्राम लिखने में और आसानी हुई। जैसे कि सबसे पहले मशीन लैंग्वेज में हम लोग लिखते थे, फिर असेंबल लैंग्वेज आई, तो असेंबल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज की जो भाषाएं थी उसको और आसानी से लिखा जा सका। फिर असेंबल लैंग्वेज के बाद दो नई और भाषाएं आई, और वो भाषाओं में क्या हुआ प्रोग्राम लिखना और आसान हुआ। तो कहाँ पर यूज करेंगे सर कोबोल और फोर्ट्रॉन का, तो कोबोल और फोर्ट्रॉन का जो इस्तेमाल है वो तीसरी जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और बहुत आसानी से हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या डिफरेंस होगा इन कंप्यूटरों में। तो सबसे पहली बात, वहाँ पर हम लोगों ने ट्रांजिस्टर देखा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड आप लोग नोट कर लीजिए, क्या टाइम पीरियड है, 1964 से लेकर 1975 तक का जो समय है, या 1975 तक का जो समय है, वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का समय है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि इन कंप्यूटरों में क्या इस्तेमाल किया जाता था, वही मैं फिर स्टार लगा दूंगा। जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ पर मैं स्टार लगाने से बिल्कुल नहीं चूकूंगा, भले ही आप बोले सर कितना स्टार लगाते हो आप, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मेरे स्टार लगाने से आपका क्वेश्चन सही होता है तो वही सही। मुझे तो आपको क्वेश्चन सही करवाने हैं तो मैं स्टार लगा ही दूंगा। तो क्या इंपॉर्टेंट है सर, तो थर्ड जनरेशन में क्या हुआ सर, ट्रांजिस्टर के जगह पर हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। अब ये क्या है सर, आप हर स्लाइड में कुछ नया हमें बताते जा रहे हैं। तो ये फोटो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो इस प्रकार के दिखते हैं। आप लोगों ने घरों में बिल्कुल देखा होगा, इस चीज़ में मुझे कोई संदेह नहीं कि कोई भी आज का कोई भी स्टूडेंट जो है वो आईसी बोलते हैं इसको। कई बार आप अगर कुछ भी चीज़ टीवी सुधारने जाते हैं तो टीवी सुधारने वाला आपको कहता है कि आपकी टीवी की आईसी उड़ गई, या कुछ भी अगर आप डिवाइस लेके उसके पास जाते हो, घर का कोई भी डीवीडी सीडी प्लेयर डीवीडी या रेडियो या कुछ भी अगर आप लेके उसके पास जाते हो तो वो कहता है कि आपकी जो है इस डिवाइस का आईसी उड़ गया, आईसी बदलना पड़ेगा। तो वो क्या बोलता है उस समय पर, वो बोलता है कि आपको उसको भी ना पता होगा कि उसका फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप या आईसी। तो ये बेसिकली आपके डिवाइस या आपके टीवी का ये उड़ गया होता है। तो ये जब उड़ जाता है तो जो टीवी है वो काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक सर्किट है पूरा, जो इनपुट ले रहा है आउटपुट दे रहा है। अब मान के चलिए कि यहाँ से आप लोगों को एक इनपुट इलेक्ट्रिसिटी का इनपुट दे दिया और इसमें मान के चलिए कि 24 ऐसे पिन हैं, 12 इस तरफ और 12 उस तरफ। तो 24 पिनों में अलग अलग बल्ब लगा देंगे तो ये एक साथ 24 बल्बों को जला सकता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि आउटपुट 24 दे रहा है। तो इस प्रकार का एक ये सर्किट है और आप लोगों ने सबने देखा ही होगा। क्या है सर ये? तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर, जैसे मैंने दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में बताया था कि ट्रांजिस्टर, दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर में हम लोगों ने देखा था कि ट्रांजिस्टर
ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और कैपेसिटर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्विचेस को मिलाकर एक छोटा सा एक सर्किट बनाया गया, उनका इंटीग्रेशन करके एक सर्किट बनाया गया जिसे क्या बोला गया, इंटीग्रेटेड सर्किट बोला गया। अब ये सर इंटीग्रेशन क्या है, तो जो बड़े बड़े सर्किट है उनको छोटे फॉर्म में लाने के लिए जो भी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है कि मान लो एक रूम बराबर कुछ सर्किट है, उनको छोटे फॉर्म में हम लोगों को लाना है, छोटे छोटे सारे तारों को हटाकर एक बिल्कुल छोटे से सर्किट के रूप में उनको लाना है, तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है इंटीग्रेशन की प्रक्रिया। तो उसके तहत आईसी का निर्माण हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया गया, तो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। फोटो आप लोगों को दिख ही रही है आईसी की। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद हुआ कि यही सारी चीजें इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या क्या होता है मैंने बताया आपको। एक तो ट्रांजिस्टर होते हैं बहुत सारे, सैकड़ों ट्रांजिस्टर, सैकड़ों प्रतिरोध और सैकड़ों संधारित्र या कैपेसिटर इसमें होते हैं। एक ही इस इंटीग्रेटेड सर्किट में या आईसी में इतनी सारी चीजें होती है। इन सभी चीजों को अगर हम लोग अलग अलग बनाए तो कोई संदेह नहीं कि एक रूम के बराबर कंप्यूटर बने। लेकिन आईसी जब से आ गया तो आईसी ने इन सभी सैकड़ों जो ट्रांजिस्टर है, सैकड़ों प्रतिरोधक है और सैकड़ों संधारित्र का काम अकेली एक आईसी ने कर दिया। तो अब इससे क्या होगा सर, अब इतने सारी चीजों की जगह पर एक आईसी लगने लगी तो कंप्यूटर का जो आकार है वो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, और छोटा हो जाएगा तो क्या होगा सर, थोड़ा सा इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में देख लीजिए। जैसे हम लोगों ने वहां पर ट्रांजिस्टर के बारे में देखा था कि इसका आविष्कार किसने किया और कब कब इनका आविष्कार किया, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते या इनसे भाग नहीं सकते। ये कभी भी किसी भी एग्जाम में आपके सामने चलकर आ जाएगा कि बताइए आईसी का आविष्कार किसने किया या आईसी का आविष्कार किन किन वैज्ञानिकों ने किया। तो 1958 में किसने किया, एक नाम याद रखना है आपको, जैक किल्बी, और दूसरा नाम जो आपको याद रखना है वो रॉबर्ट नोई। ठीक है, जैक किल्बी, रॉबर्ट नोई, इन दोनों ने मिलकर 1958 में किसका आविष्कार कर दिया, इंटीग्रेटेड सर्किट का, जिसका इस्तेमाल थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में किया जाने लगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल भी सिलिकॉन और जर्मेनियम से किया गया, अर्धचालकों से किया गया, ट्रांजिस्टर का निर्माण भी इसी से किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग भंडारण क्षमता की बात करें तो वहां पर हम लोगों ने चुंबकीय डिस्क और चुंबकीय टेप की बात करी थी। तो इसमें भी वही हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ कि उनकी क्षमता बढ़ गई सेमीकंडक्टर, ये इनकी क्षमता को और बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ा दिया गया, सेमीकंडक्टर का उपयोग करने, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करने से इनकी क्षमताओं को और बढ़ाने में मदद मिली। इनकी जो क्षमता है, इनकी संग्रहण क्षमता में वृद्धि कर दी गई। ठीक है, दूसरी चीज स्पीड के बारे में बात करेंगे तो स्पीड वहां पर थी हमारी माइक्रो सेकेंड, अब यहां पर आ गई हम लोगों की नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड मतलब सर 10⁹ मतलब सर क्या आप फिर से एक के नीचे 9 जीरो बढ़ाने वाले हैं, तो बिल्कुल 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9, इतने जीरो जब एक सेकंड के इतने हिस्से किए जाएंगे और उस हिस्से में से एक पार्ट को जब आप लोगे तो वो कंप्यूटर उस पार्ट में आपके दिए हुए काम को करने में सक्षम रहेगा। उसी को इसकी गति कही जाती है। ठीक है, तो नैनो सेकंड इसकी स्पीड हो गई। फिर क्या सर कैसे, तो मैंने वही बताया कि जो भी ट्रांजिस्टर थे, ये नाम आप लोगों को याद रखना है। क्या नाम याद रखना है, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए आधार बना दूं। एक है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और दूसरा है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये दो नाम आप लोगों को थोड़ा सा, तो सबसे पहले तो हम लोगों को समझना होगा कि इंटीग्रेशन क्या है। तो इंटीग्रेशन मैंने वही बोला कि बड़े बड़े सर्किट को जब एक छोटे से फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो यह बड़े बड़े सर्किट को छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है या जो ये प्रक्रिया है, इसी को इंटीग्रेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। और कहा जाता है कि तीसरी जनरेशन जो कंप्यूटर है उसमें ट्रांजिस्टर से इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में जो प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया तो वो यही थी। क्या थी, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल, मतलब छोटे स्केल पर जब इंटीग्रेशन किया जाता है तो उसको स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर, बहुत ज़्यादा संधारित्र और बहुत ज़्यादा प्रतिरोधों को जब एक आईसी में परिवर्तित किया जाता है तो उसको मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। अभी हम लोग जब आगे देखेंगे तो हम लोग देखेंगे VLSI, ठीक है। फिर एक आएगा
अल्ट्रा लार्ज स्केल ULSI और एक आएगा सुपर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये सारे इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग आगे आगे की स्लाइड में देखेंगे। अभी आप याद रख लो कि थर्ड जनरेशन में क्या किया जाता है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है सर, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाने लगा, तो व्यवसाय में आप लोगों को पता ही है। और इस जनरेशन के अंत तक 1975 के आसपास में नई भाषाओं का विकास हुआ। और वो नई भाषाएं कौन कौन सी थी, तो PL फर्स्ट, पास्कल भाषा का इस्तेमाल हो गया और बेसिक सी आजकल के पाठ्यक्रम में ही डाल दिया गया है। बेसिक सी 11th 12th या 10th के बच्चों को ही आजकल पढ़ाया जाता है कि बेसिक सी लैंग्वेज क्या है। तो इस लैंग्वेज का आविष्कार होने लगा थर्ड जनरेशन के अंत तक। और बेसिक सी, पास्कल और PL1। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है सर, नेक्स्ट स्लाइड में क्या हुआ, नेक्स्ट स्लाइड में फिर हम लोग जो है वो इंपॉर्टेंट चीज फिर हम लोग नोटिस करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करेंगे, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन हो गया था। अब मैंने इंटीग्रेशन आप लोगों को बताया, तो यहां पर आया LSI और VLSI, मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के साथ क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर। क्या हुआ था, सैकड़ों ट्रांजिस्टर, सैकड़ों प्रतिरोध और सैकड़ों कैपेसिटर का इस्तेमाल करके क्या बनाया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट, ICs बनाई गई। वहां पर कौन सा इंटीग्रेशन किया गया, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। अब यहां पर क्या हुआ, बहुत सारी सैकड़ी IC को मिलाकर एक माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया गया, एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया। सर कैसा होता है माइक्रो प्रोसेसर, तो ये है, ये दिख रहा है आपको, एक माइक्रो प्रोसेसर की फोटो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दो। तो ये इस टाइप का होता है माइक्रो प्रोसेसर। और क्या किया गया, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किया गया, किनका, IC, जो IC है बहुत सारी सैकड़ों ICs को मिलाकर एक माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया गया। और VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वही। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल किया जाने लगा निर्माण करने के लिए, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के निर्माण के लिए माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। जो इंपॉर्टेंट है, स्टार लग चुका है, स्टार लगाने में हम लोग देरी नहीं करेंगे, तो स्टार लग चुका है। जो इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो माइक्रो प्रोसेसर इंपॉर्टेंट है। किस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता था, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, स्पीड की बात कर लें, पिको सेकंड। पिको सेकंड का मतलब सर, नैनो आपने बताया 10 की घात 9, तो पिको सेकंड का मतलब होता है 10 की घात -12। मतलब क्या, फिर से एक के नीचे 12 जीरो मैं नहीं लगाऊंगा, आप घर पे लगा लीजिएगा कि एक सेकंड का इतने हिस्से कर देना, और जो एक हिस्सा आएगा उसमें वो कंप्यूटर इतना काम कर देगा। तो पिको सेकंड आप लोगों को याद रखना है कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो स्पीड है वो है पिको सेकंड। अत्यंत छोटे, बहुत छोटे कंप्यूटरों को निर्माण, अब देखो ट्रांजिस्टर था, बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को मिलाकर एक क्या बना दिया गया, IC बना दी, और बहुत सारी IC का इंटीग्रेशन करके क्या बना दिया, आपके सामने जो है वो माइक्रो प्रोसेसर बना दिया। अब माइक्रो प्रोसेसर से क्या होगा सर, कंप्यूटर का आकार और ज्यादा छोटा होगा, गति और ज्यादा तेज होगी, और जो प्रोसेसिंग क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वही हुआ, इतने छोटे कंप्यूटर बनने लगे कि आप लोगों ने हाथ में लेकर चलने लगे। ठीक है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर सबके बारे में सर आपने बताया, माइक्रो प्रोसेसर, IC के बारे में तो ट्रांजिस्टर के बारे में आपने बताया, IC के बारे में आपने बताया, तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में भी आप बता दीजिए। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो विकास है या इसका जो आविष्कार है वो 1971 में M.E. हॉफ, ऐसे याद रखो, M.E. हॉफ के द्वारा किया गया। ठीक है, M.E. हॉफ के द्वारा किया गया 1971 में। IC का निर्माण जैक किल्बी के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1958। और आप लोग मुझे बताएंगे कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था और कब किया गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो चुंबकीय डिस्क, इसमें जो है वो स्टोरेज के लिए चुंबकीय डिस्क की क्षमताएं और बढ़ा दी गई। इनका स्थान किसने ले लिया, अर्धचालक सेमीकंडक्टर मेमोरी, रैम और रोम का विकास हुआ।
और अर्धचालक से संबंधित एक संग्रहण मेमोरी जो है वो उसका निर्माण हुआ, और जो डिस्क है और टेप है इसकी जो स्थान है वो अर्धचालक मेमोरियों ने ले लिया। गति के बारे में बात करें, गति में आपको बता ही चुका हूँ कि पिको सेकंड में है। और 1981 ये सन आपको याद रखना है, कंपनी का नाम याद रखना है IBM। IBM ने क्या किया, सबसे पहला जो है वो माइक्रो कंप्यूटर का विकास कर दिया। किसका इस्तेमाल करके, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करके माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण इन्होंने कर दिया, और जिन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाने लगा। हम लोग जब माइक्रो कंप्यूटर पढ़ेंगे तब आप लोग देखेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है। क्या आपका टैबलेट जो है, अगर आप कुछ टैबलेट इस्तेमाल करते हैं तो वो माइक्रो कंप्यूटर है, तो जी हाँ वो माइक्रो कंप्यूटर है। क्या आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो भी माइक्रो कंप्यूटर है, तो हाँ वो भी माइक्रो कंप्यूटर है। क्या उसमें भी सर माइक्रो प्रोसेसर लगता है, तो जी हाँ उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर लगता है। और हम लोग को भी फ़ोन खरीदते हैं, कभी भी अगर कोई फ़ोन खरीदते हैं तो हम लोग यही देखते हैं कि कौन सा प्रोसेसर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर हो गया। अब बहुत सारे सिस्टम, जब पर्सनल कंप्यूटर बन गया तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सॉफ्टवेयर का विकास हुआ, इसका आविष्कार हुआ, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम आया। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने स्टार लगा ही दिया। इस जनरेशन के अंत तक सी लैंग्वेज, कंप्यूटर की जो सी है उसका आविष्कार हो गया। इससे क्या हुआ सर, प्रोग्राम लिखने में और आसानी हुई, ठीक है। अगली जनरेशन पांचवी पीढ़ी पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड है वो 1981 से अभी तक जो चल रहे हैं वो सारी जो जनरेशन है वो पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर है। इसमें क्या हुआ सर, इसमें क्या हुआ, तो VLSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वो और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के माध्यम से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जितने भी सर्किट्स है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, इनको और छोटे रूप में लाया गया और माइक्रो प्रोसेसर की एक और छोटे माइक्रो प्रोसेसर बनाना स्टार्ट कर दिया गया। क्या हुआ सर इसके बाद, तो इससे हुआ कि अत्यंत छोटे हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटरों का निर्माण हुआ। इनकी स्पीड क्या थी सर, तो इनकी स्पीड अत्यधिक तीव्र और बहुत ज़्यादा गति में है, बहुत ज़्यादा गति इनकी बढ़ गई, ठीक है। इसके बाद देखें सर, तो भंडारण के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर में ऑप्टिकल डिस्क, आप लोगों ने देखा ही होगा इस प्रकार के डिस्क, और DVD CD इस प्रकार के आपने देखा ही होगा। तो पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें भंडारण के लिए DVD CD ब्लू रे डिस्क इन सब का इस्तेमाल किया जाने लगा। नेटवर्किंग क्षेत्र की बात करें तो इंटरनेट, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार इस समय पर हो चुका था, ठीक। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर जब हम लोग और तो ये था इस क्लास में जो हम लोगों ने बात करी थी कि कंप्यूटर का हम लोग वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। और आज की क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर के वर्गीकरणों में क्या पढ़ा, तो कंप्यूटर के वर्गीकरण में आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, कौन कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन कौन से हार्डवेयरों का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी भंडारण क्षमता कितनी है, और जो भी सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारी इस क्लास में हम लोगों ने देखा। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन, हम लोग बिना स्लाइड के हम लोग क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो सर जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कौन कौन सी है, तो पांचों पीढ़ी में सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था, तो सबसे पहली बात वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी में क्या इस्तेमाल किया जाता था सर, तो वैक्यूम ट्यूब से हम लोग आ गए ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर के ऊपर। फिर तीसरी पीढ़ी में हम लोगों ने उन ट्रांजिस्टरों का इंटीग्रेशन किया, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन किया, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन किया, और हम लोग कहाँ आ गए, तो तीसरी पीढ़ी में हम लोग आ गए ट्रांजिस्टर से हम लोग तीसरी पीढ़ी में कहाँ आ गए, ट्रांजिस्टर से तीसरी पीढ़ी में हम लोग आ गए आईसी की ओर, इंटीग्रेटेड सर्किट की ओर। अब सर चौथी पीढ़ी में बहुत सारी आईसीज को मिलाकर क्या बना दिया गया, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर बना दिया गया, माइक्रो प्रोसेसर बना दिया गया, ठीक है सर। ये चौथी पीढ़ी की बात हो गई, ये तीसरी पीढ़ी की बात हो गई। तीसरी पीढ़ी में क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो तीसरी पीढ़ी में आईसी। दूसरी पीढ़ी में क्या था सर, तो दूसरी पीढ़ी में था ट्रांजिस्टर,
ठीक है, तो सर पहली पीढ़ी में क्या था, तो वैक्यूम ट्यूब या निर्वात ट्यूब, ठीक है। पांचवी पीढ़ी में सर, पांचवी पीढ़ी यहाँ आ जाएगी आपकी, और पांचवी पीढ़ी में क्या हुआ, इन्हीं माइक्रो प्रोसेसर का क्या हुआ, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये इंटीग्रेशन किया गया, इन माइक्रो प्रोसेसर की क्षमताओं को और बढ़ाया गया, इन माइक्रो प्रोसेसर का साइज और छोटा किया गया, और इसके साथ ही क्या हुआ, कंप्यूटर का साइज हमारा छोटा होता गया। इसके बाद सर, इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद भंडारण क्षमता भी हम लोगों ने देखा, कैसे पंच टेप और पेपर कार्ड से हम लोग पहुंच गए कहाँ तक, सीडी डीवीडी और जो ऑप्टिकल जो सीडी थी वहाँ तक हम लोग पहुँच गए, ठीक है। स्पीड भी हम लोगों ने देख लिया सर, कैसे मिली सेकेंड से माइक्रो से नैनो और नैनो से पीको तक हम लोग पहुंच गए। उसके बाद सारी चीज़ें हम लोगों ने क्रिस्टल क्लियर, हर चीज़ हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ ली, हर चीज़ को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखी। तो इससे आप लोगों का डाउट सारा क्लियर हो जाना चाहिए। आप लोग स्लाइड में फिर से बहुत अच्छे से सारी चीज़ें देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्वेश्चंस बनने हैं हम लोग क्लास के अंत में, जैसे ही हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट होगा वर्गीकरण वाला, जितने भी क्वेश्चन संभव हो पाए, जितने भी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। एक क्लास हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाएंगे, आप लोग रिवीजन करते रहे और देखते रहें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें पढ़ते रहें और मेहनत करते ही रहे, रुकना नहीं है, चलते रहना है, बिल्कुल रुकना नहीं है, चलते ही रहना है, भले ही धीरे धीरे चलना है लेकिन चलते रहना है। आज की क्लास का अंत हम लोग यहीं करेंगे, और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं आप लोगों को कंप्यूटर ही पढ़ा रहा हूँ, और आप लोगों से वादा जो मैंने किया है कि कंप्यूटर बिल्कुल अंत तक आप लोगों को पढ़ाऊँगा, पूरा कंप्यूटर का कोर्स जो है वो मैं कंप्लीट कराऊँगा। आप लोग बिल्कुल पहले लेक्चर से देखते रहें और कंप्यूटर में किसी प्रकार का आपका कोई डाउट नहीं होगा। कहाँ कहाँ हम लोगों को ये कोर्स जो है वो फ़ायदेमंद होगा सर, तो व्यापम के सारे एग्जामों में फ़ायदेमंद होगा, बता ही चुका हूँ मैं। कहाँ कहाँ MPSI सब इंजीनियर तक आपको ये कोर्स मदद करेगा, ठीक है। इस क्लास का अंत हम लोग यहीं करते हैं और अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।